हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? शायद बहुत बढ़िया होंगे। घर पे रह के बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। टाइम टेबल का पूरी तरह से पालन करते हुए काम कर रहे होंगे। और मैंने कल भी बताया था कि पूरे दिन फ़ोन नहीं रखना है। जब तक आप काम करो तब तक अपने पास रखो। उसके बाद में पेरेंट्स को सौंप देंगे। काम तक ही फ़ोन से जुड़े रहेंगे, उसके बाद में अपने पेरेंट्स को वापस कर देंगे। प्यारे बच्चों, हमारा हिंदी का सिलेबस 15 मई तक हो जाएगा। उसके बाद में टेस्ट सीरीज आपको हर रोज देंगे। अब आगे पढ़ाने का सिलसिला कल से आगे। फसल कविता। कवि का नाम नागार्जुन। बेटे, प्रस्तुत कविता एक बहुत छोटी सी कविता है और दिखने में बहुत आसान लग रही है, लेकिन इसके पीछे एक कवि ने एक बहुत बड़ी समस्या को उठाया है कि फसल के पैदा होने में मिट्टी का, पानी का, हवा का, ऊष्मा का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इन तत्वों में भी शुद्धता का बड़ा महत्व है। यदि ये सारी चीजें शुद्ध नहीं मिलेगी फसल को, तो फसल पैदा हो ही नहीं सकती है, या होगी तो कम मात्रा में। देखिए, देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश की जनसंख्या के अनुपात से पैदावार भी बढ़ती रहे, इसके लिए हमें अपनी भूमि को, धरती को, जमीन को उपजाऊ बनाना पड़ेगा। भूमि प्रदूषण को हटाना होगा, हवा को शुद्ध रखना होगा, पेड़ों की कटाई बंद करनी पड़ेगी, और सूर्य की ऊष्मा फसल को शुद्ध मिले, इसके लिए पर्यावरण का हर तरह से संरक्षण करना पड़ेगा। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने ग्राम्य संस्कृति की ओर लौटने का आह्वान किया है कि गांवों में जैसे शुद्धता का वातावरण देखा जा सकता है, ठीक वैसे ही शहरों में भी या पूरे देश में पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो बहुत अच्छी फसल होगी, शुद्ध फसल होगी। और शुद्ध फसल को खाकर, यानी वो अनाज के रूप में भी हो सकता है और वो फल के रूप में भी हो सकता है। चाहे वो अनाज हो या फल हो, हमें शुद्ध मिलेंगे और फिर हम बिल्कुल बीमार नहीं रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सशक्त रहेंगे। इसी कामना के साथ प्रस्तुत कविता ढाली गई है। तो अब आगे शुरू करते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि कहता है कि फसल के होने में नदियों के पानी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। देश की बहुत सारी नदियों का निर्मल जल जब भारतीय पृथ्वी को सींचेगा तो फसल पैदा होगी। फसल के पैदा होने में नदियों के पानी का जादू का मतलब है सकारात्मक असर, बहुत बड़ा योगदान होता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि कहता है कि एक और दो या बहुत थोड़े मजदूर या किसानों के हाथों की गई मेहनत से फसल पैदा नहीं होती है, बल्कि लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों किसानों और मजदूरों की मेहनत का नाम है फसल। जब किसान मजदूर निस्वार्थ भावना से देश का भरण पोषण करने के लिए और
स्वास्थ्य के लिए जब मेहनत करेगा तो बहुत अच्छी फसल पैदा होगी। फसल के पैदा करने में करोड़ों मजदूरों का, किसानों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अर्थात हम पानी और किसान की मेहनत को फसल के पैदा होने में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। इसी तरह पानी और किसान की मेहनत के अलावा जो तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है वो है मिट्टी का गुणधर्म, मतलब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, मिट्टी की विशेषता। मिट्टी प्रदूषण या मृदा प्रदूषण जब नहीं रहेगा तो उससे पैदावार बढ़ेगी। भारतीय पृथ्वी की जो अनाज पैदा करने वाली धरती है वो जब उर्वरा शक्ति से भरपूर हो जाएगी तो बहुत अच्छी पैदा होगी। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि फसल के पैदा होने में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी एक बहुत बड़ी चीज़। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, वह भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। प्यारे बच्चों, कवि प्रश्न करता है कि फसल है क्या, तो स्वयं ही उसका उत्तर देते हुए कहता है कि और तो कुछ नहीं बल्कि फसल को नाम दे सकते हैं नदियों के पानी के जादू का, किसानों की मेहनत का, और भूरी काली संदली मिट्टी माने उपजाऊ मिट्टी का नाम दे सकते हैं। साथ ही साथ सूरज की किरणों का भी हम नाम दे सकते हैं कि सूरज की किरण से भी फसल पैदा होती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और जब हवा खेतों में लहराती है, सनसनाती है, तो उससे फसल पक जाती है। फसल के पैदा होने से और पकने तक हवा का, पानी का, उपजाऊ शक्ति का, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का, मजदूरों की मेहनत का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्यारे बच्चों, इसके साथ में मैंने प्रश्न दिए हैं। कविता को समझने में ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है। साथ साथ आप फेर कॉपी में करते रहिए, रोजाना कॉपी चेक करवाते रहिए, रोज का काम रोज करते रहिए, टाइम टेबल से करते रहिए, घर में रहकर करते रहिए, माता पिता की बात मानते हुए करते रहिए। जो भी टीचर्स बताए, जो भी पेरेंट्स बताए, उनके नियमों का पालन करते हुए अपने काम में लगे रहिए। क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी आपको कहा था कि सरकार की गाइडलाइंस जब तक नहीं आती है तब तक आपको घर में रहकर पढ़ना है। सिलेबस सभी विषयों का 15 मई तक पूरा हो जाना है। उसके बाद में टेस्ट सीरीज चलेंगे। तो इस तरह से आप बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत थोड़े दिनों में तैयार हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी तरह से घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।